Good morning, sir. ओके, द पावर ट्रांसमिशन द बेल्ट डिस्कस करेंगे। बेल्ट ड्राइव क्या होता है हमारा है। तो बेल्ट ड्राइव एक मशीनरी पार्ट हो सकता है जो कि इसमें एक पुली रहता है, अटैच्ड पुली के साथ अटैच रहता है पैरेलल शाफ्ट। तो शाफ्ट के साथ अगर पावर को ट्रांसमिट करते हैं या इसलिए बेल्ट या गियर जो हमारा जो पावर ट्रांसमिशन सब्जेक्ट है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बेल्ट पढ़ेंगे, गियर पढ़ेंगे, चेन ड्राइव पढ़ेंगे। ये सब का सब चीज एक तरह का पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट हमारा होता है। तो पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट मतलब पावर को ट्रांसफर कर रहा है एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट तक के लिए। तो अगर मान लो कि दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट मेरा ये है, ओके, और इसका एक रोटेशन चल रहा है मेरा है। अब इसके पावर को ट्रांसफर करना है दूसरे शाफ्ट में करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग गियर के मदद से भी कर सकते हैं या बेल्ट की तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में आटा वाटा जहाँ पिसाता था तो बेल्ट वेल्ट का एक बेल्ट कन्वेयर होता हमारा है। तो एक हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट ड्राइव एक हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जिसमें हम लोग शाफ्ट के मदद से, शाफ्ट रहता है दो शाफ्ट के अंदर भी अगर पावर को ट्रांसफर करना होता है तो हम बेल्ट की मदद से कर सकते हैं। बेल्ट हमारा एक तरह का फ्लेक्सिबल बेल्ट होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारा मतलब कि मटेरियल मिला के जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग ला सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है कि ट्रांसमिट करता है और मॉडिफाइड करता है रोटरी मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के बीच के पावर को ट्रांसफर कर सकता है। इट्स कॉल्ड द बेल्ट ड्राइव। ज्यादातर जो बेल्ट हमारा वो होता है लेदर का बना होता है, वो रबर का होता है या फैब्रिक बेल्ट का बनाया जाता है, और अलग अलग शेप का भी बेल्ट हो सकता है हमारा है। अगर देखा जाए तो बेल्ट वी शेप का भी बेल्ट हो सकता है और रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बेल्ट का बात किया जाए तो ये वी शेप का बेल्ट ऐसा होता है, और रेक्टेंगल शेप का मतलब बेल्ट हमारा इस तरह का होगा। ये अगर इसको पिक्चर में समझाएं तो इसको ऐसा समझो, देखो जैसे ये बेल्ट हमारा है। तो इस बेल्ट का अगर तुम कट करोगे, काटोगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देगा मेरा? अगर ये पुली है मेरा, जैसे कि ये पुली है मेरा है, तो पुली, ये पुली है रोटेशनल, इसका इससे एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो बेल्ट जो होगा वो बेल्ट इसके अंदर ग्रूविंग होगा। तो ये बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। तो बेल्ट हमारा किसी तरह का भी क्रॉस सेक्शन एरिया का हो सकता है हमारा है। इस सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि हमारा लेंथ कितना, बेल्ट का लेंथ कितना होना चाहिए, कितना टेंशन इसमें क्रिएट होगा, ओके। और इसका डिज़ाइन हमें नहीं करना है, ओके, कि किस कब ये इसका जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ना है कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए और मैक्सिमम टेंसाइल कितना टेंशन इस बेल्ट में पैदा होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कोई भी शेप का हो सकता है, ए इंटू बी। तो रेक्टेंगुलर शेप का भी हमारा बेल्ट का क्रॉस सेक्शन हो सकता है, और वी शेप का भी हमारा बेल्ट का क्रॉस सेक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा एक बेसिक, ये था हमारा कि बेल्ट क्या होता है। हम अब आगे आते हैं, ये तस्वीर को देखते हैं हम लोग हैं। ये यहाँ पे बेल्ट का जो एग्जांपल लिया हुआ है, जो टाइप्स ऑफ बेल्ट, बेल्ट बहुत तरह का टाइप्स का होता है। मतलब जैसे यहाँ पे ओपन टाइप का लिया हुआ, ओपन बेल्ट। ओपन मतलब कि यहाँ पे दो शाफ्ट होगा, देखो दो शाफ्ट है। एक को कहा गया होगा ड्राइवर पुली, एक होगा ड्राइवन पुली। तो ड्राइवर मतलब कि जिसको चलाने वाला, ड्राइवर। और ये एक पार्ट होगा ड्राइवन।
तो चलाने वाला एक, मान लो इसका पावर को हमको ट्रांसफर करना इसमें, तो देखो यहाँ पे पावर का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट। तो यहाँ से पावर का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है बेल्ट के मदद से। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू टी एंड एंगुलर वेलोसिटी। टी मतलब टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये जब ये घूम रहा है तो जरूर इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगता होगा, तभी तो ये चीज मेरा घूम रहा है। जब ये घूम रहा है तो बेल्ट भी इसके साथ साथ घूमते हुए यहाँ तक इसका पावर को ट्रांसमिट किया हुआ है। तो पावर इज कांस्टेंट, पावर इज अ कांस्टेंट। तो जो पावर यहाँ पे पैदा होता है ड्राइवर, उतना ही पावर यहाँ पे भेजता है। लेकिन अगर बेल्ट में स्लीप कंडीशंस नहीं होना चाहिए, तो स्लीप कंडीशंस का मतलब हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुली जो है मेरा वो घूम जाता है लेकिन बेल्ट नहीं घूम पाता है, तो स्लिप हो गया। तो स्लिप का मतलब कि बेल्ट घुमा नहीं और पुली घूम गया, तो इसको बोलते हैं स्लीप कंडीशन। इस स्थिति में हमारा जो एफिशिएंसी होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो जो पावर भेजना चाहिए था वो पावर नहीं मिल पाया ड्यू टू स्लीप बिटवीन बेल्ट एंड पुली सरफेस। इस दोनों के बीच का स्लीप के चलते इसमें हमारा रोटेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो पावर, फर्स्ट केस द पावर टी इसको एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पुली, एंड इसका पावर होगा मेरा T2 ओमेगा 2। तो T1 मतलब टॉर्क पहले केस में, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली पहले केस में, ये T2 होगा टॉर्क इन ड्राइवन पुली में, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि कितना ये से घूम रहा है, कितना एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है। इसी को अगर टॉप व्यू से देखा जाए तो ऐसा, इसको ऐसा दिखाया गया होगा। देखो यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट के ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, दूसरा शाफ्ट है, तो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर का ट्रांसफर हो रहा। तो ये जो तुम्हारे सामने क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है, ये है अगर तुम्हारा बेल्ट। तो एक शाफ्ट यहाँ है, एक शाफ्ट यहाँ है, तो दो शाफ्ट के बीच को बेल्ट के जरिए से हम लोग रोटेशंस करवा रहे हैं। तो रोटेशंस का ट्रांसफर एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे दूसरा पिक्चर दिया हुआ है, एक ओपन है। ओपन का मतलब हो गया कि सीधे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ हो गया। एक को बोलते क्रॉस, जहाँ बेल्ट एक दूसरे क्रॉस में जाता है, तो इसको बोलते क्रॉस बेल्ट सिस्टम। ये हो गया ओपन बेल्ट सिस्टम, मतलब यहाँ पे क्रॉस हमारा नहीं होता है। तो इसी में हम लोग जरा लेंथ का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, लेकिन लेंथ से पहले हम ये करके दिखाएंगे एक्चुअली कितना इसके ऊपर टेंशन पैदा होता है। तो मान लेते हैं कोई एक बेल्ट का हम एक पुली को शेप देंगे हम, जैसे ये मेरा पुली हो गया। अब बेल्ट इसके ऊपर से जा रहा है, एक बेल्ट इसके ऊपर से आ रहा है, तो कोई भी एक हम पुली के ऊपर हम फोकस करेंगे। और जब ये चीज पुली इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, तो हम मान लेते क्या किया, लेट T2 एंड T1, ये दो टेंशन अप्लाई होगा बेल्ट के ऊपर, मतलब पुली के ऊपर हमारा, क्योंकि इसी के ऊपर टेंशन लगेगा तो ये रोटेट करेगा मेरा। तो क्योंकि अगर एक पुली यहाँ पे एक पुली यहाँ पर है, तो अगर ये घुमा तो बेल्ट से पावर का टॉर्क का ट्रांसमिशन होते हुए फिर इसको घुमाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पुली घुमा है वो बेल्ट के जरिए से घुमा, तो बेल्ट घुमाने वाला बेल्ट है। तो अगर ये पुली मतलब घूम रहा मोटर के मदद से, यहाँ पे लगा दी है मोटर, इसको तो मोटर घुमाया है, लेकिन फिर बेल्ट के जरिए से इस पुली को बेल्ट घुमा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेल्ट इसके ऊपर कोई ना कोई टॉर्क लगाएगा, कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, क्योंकि
कि चीज घूम रहा है इसका मतलब कि टॉर्क लगता होगा। तो मतलब रोटेशंस है इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा टॉर्क लगेगा। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, किसके अबाउट ये चीज घूम रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस अबाउट यहाँ पे आर मान लेते हैं इसका। ओके ना, तो यहाँ पे बनाने का यहाँ पे है क्या कि लेट T1, यहाँ पे T1 काट देते हैं। तो T1 बी द टेंशन ऑन टाइट साइड। अब दो तरह का साइड होता है, एक होता है टाइट साइड, एक होता है सिलेक्ट साइड। टेंशन ऑन सिलेक्ट साइड। अब सिलेक्ट साइड और टाइट साइड क्या होता है, जैसे मान लो ये बेल्ट अगर इधर से इस डायरेक्शन से घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो बेल्ट को खिंचावपन, मतलब जो बेल्ट जिधर खिंचावपन हो जाता मेरा है, तो बेल्ट खिंचावपन किधर होगा, तो ये जो रोटेशन है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो बेल्ट को खींच रहा है। लेकिन इसका रोटेशन फिर क्या आगे जाके फिर गोल घूमेगा, तो ये रोटेशन इस साइड वाले को हेल्प कर रहा है, तो लूज यहाँ पे लूज होगा। तो क्योंकि डिपेंड करता है रोटेशंस के पुली पर है। इस यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिखे हुए T1 टेंशन इन द टाइट साइड, तो T1 अगर टाइट साइड, उसका मतलब है कि रोटेशन जो होगा मेरा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की तरफ होगा, मतलब दिस डायरेक्शन। तभी तो ये डायरेक्शन जो है इस T2 को खींचेगा। तो खींचेगा मतलब यहाँ पे टेंशन पैदा होगा और T2 को लूज करेगा, तो यहाँ पे T2 के सिलेक्ट साइड। तो मतलब सिलेक्ट मतलब हो गया तुमको लूज साइड। थर्ड टर्म यूज करेंगे एंगल, एंगल ऑफ लेप। एंगल ऑफ लेप मतलब कि बेल्ट जो है, बेल्ट कितना पुली का कितना भाग में कांटेक्ट में है। ओके, तो ये हो गया एंगल थीटा। तो टोटल बेल्ट यहां से स्टार्ट हुआ है टच करते हुए, यहां तक टच किया है, तो ये हो गया टच, मतलब एंगल ऑफ लैप, जहां तुमको बेल्ट जो है पुली के ओवर में कांटेक्ट में कर रहा है। इसका दूसरा भाषा हो गया कांटेक्ट of the belt over the pulley. Mu, the coefficient of frictions. अब क्योंकि ये फ्रिक्शंस के साथ ही रोटेशंस होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शंस नहीं होगा तो ये बेल्ट आराम से इसके ऊपर से स्लाइडिंग करते चला जाएगा बिना घुमाए हुए। तो सिंपल चीज है कि रोटेशन सभी होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच में टच है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शंस इसके पीछे में लगेगा, जिसकी वजह से ये रोटेशन हो रहा है। अगर फ्रिक्शंस नहीं होगा तो रोटेशन ही चांस नहीं है। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस मतलब रोटेशंस है, मतलब कि इसमें कोई ना कहीं हमारा फ्रिक्शंस लगेगा बिटवीन बेल्ट एंड पुली। तो फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, तो बेल्ट एंड पुली के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह का टर्म मेरा यूज होने वाला है। नाउ लास्ट वन इज आर। आर मतलब हो गया रेडियस। ओके, अगर मान लेते कि इसको मेरा यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल रेडियस मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बिटवीन बेल्ट एंड पुली। सर हाँ, सर एक क्रॉस बेल्ट है और एक सिंगल बेल्ट, तो फोर्स ज्यादा किस पे लगता है, क्रॉस बेल्ट वाला पे या सीधा बेल्ट वाला पे? ये होगी ओपन बेल्ट। हेलो, ओपन, हाँ, ठीक ये है, क्रॉस। ये क्रॉस हो गया। ओके,
अब यहाँ पे क्या देखोगे कि फोर्स किस पे लगता है, यानी टॉर्क किस पे सबसे ज्यादा लगेगा। इंपॉर्टेंट बात है टॉर्क। तो क्योंकि अभी हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बता देता हूँ, क्वेश्चन तुमने जो एराइज किया है, सबसे बताओ कि सबसे ज्यादा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या एंगल ऑफ लेफ्ट ज्यादा किस में है, ओपन वाले में कि क्रॉस वाले में? क्रॉस वाले में। क्रॉस वाले में लैप एंगल ऑफ लैप ज्यादा है। ये सेंटर मान लेते हैं, देखो कि इसका यहाँ से यहाँ तक ये एंगल ऑफ हुआ कांटेक्ट, यहाँ देखोगे कि एंगल ये हुआ, एंगल ये हुआ, तो ये एंगल हुआ, तो सबसे ज्यादा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्रॉस में है। तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा मतलब उतना ज्यादा कोफिशिएंट फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि अभी हम मैथमेटिकली निकाले नहीं है तो बोल नहीं पाएंगे कि ज्यादा एंगल कांटेक्ट होगा तो क्या होगा। एनीवे फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे सिर्फ हमें, क्योंकि एंगल कांटेक्ट ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो ज्यादा इसमें टॉर्क का ट्रांसफर होगा। ज्यादा फोर्स कभी भी कोई चीज क्रिएट नहीं होगा अपने आप, कोई कि हम यहाँ पे फोर्स ज्यादा क्रिएट नहीं, फोर्स कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो जो पावर यहाँ पे ट्रांसफर होगा वही नहीं पावर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग का चांसेस कम हो जाएगा। तो क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो स्लिप कम होगा, जब स्लिप कम होगा तो जो पावर जो वहाँ भेजेगा वो तुमको इक्वल भेजेगा। तो ये यहाँ पे हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है इसलिए क्रॉस बेल्ट ज्यादा तुमको पावर को ट्रांसफर करेगा, मतलब लॉस कम होगा ओपन बेल्ट के तुलना में। अब ये क्योंकि यहाँ पे बेल्ट है तो बेल्ट पुली है तो इसके बीच में एक रिएक्शंस काम करेगा। अब क्योंकि फोर्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम थर्ड सेमेस्टर में आपकी बहुत सा फोर्स यहाँ पे काम करने वाला है, लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे। ओके, तो नॉर्मल फोर्स दो बेल्ट के बीच का टेंशन। ओके, इस पिक्चर को थोड़ा सा हम और हल्का सा बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो गया है। तो चलो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो मेरा थीटा था, मान लेते बहुत स्मॉल स्मॉल एंगल पर हम फोकस करेंगे, मतलब डेल थीटा इस छोटे से एलिमेंट में बेल्ट इतना से इतना कांटेक्ट में है। ओके, तो बेल्ट इतना कांटेक्ट में, इसी पे मेरा रिएक्शंस काम कर रहा है, दोनों के बीच में रिएक्शंस ऑफ बिटवीन बेल्ट एंड पुली के बीच में काम कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है मेरा रोटेशंस में, मेरा क्या रोटेशंस मेरे यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, इधर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन फोर्स का तो फॉर्मूला पता ही होगा, म्यू इंटू आर काम करता है, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बिटवीन के बीच में। अब क्योंकि अगर ये बेल्ट का ये पार्ट टेंशन है, ये पार्ट दूसरा टेंशन है, अगर यहाँ पे T1 और T2 मान लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि जस्ट ये ऐसा इमेजिन करो तुम लोग कि बाल्टी एक कुआं है, कि उसी को इमेजिन करोगे यहाँ पे तो और समझने में आसानी होगा। तो एक कुआं है, अब कुआं में एक यहाँ पे लगा हुआ पुली जैसा। ओके, और यहाँ पे हम बाल्टी गिराते हैं। ओके, तो इसको अपने से इमेजिन करोगे, तो अब ये जो बाल्टी लगा तो बाल्टी का वेट तो नीचे काम कर रहा है, पानी भरा हुआ तो नीचे काम कर रहा है। तो ये जो रस्सी है रोप पे, इसके इस पोर्शन में बाल्टी के वजह से नीचे की तरफ काम किया। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन T1 इज इमेजिन, और दूसरा जो टेंशन है वो जो हम हाथ से खींच रहे हैं। ओके, तो जो हम हाथ से खींच रहे हैं तो इसमें टेंशन T2। ओके, अब ये पुली ये बाल्टी ऊपर तभी जाएगा जब T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अगर T1 जो ज्यादा होगा इसका मतलब भी तो बाल्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, अगर T1 ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब कि बाल्टी नीचे की तरफ जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जब हम खींचेंगे तो क्या देखते हैं कि पुली घूम रहा, तो पुली का घूमने का रोटेशन डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, क्योंकि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो जिधर ज्यादा होता है उधर मेरा घूम रहा है।
तो इस पुली को घुमाने वाला कौन है? पुली घुमाने वाला दो फैक्टर है, एक तो फैक्टर हम है, दूसरा फैक्टर बाल्टी है। अगर बाल्टी ज्यादा लगाएगा तो पुली उल्टा घूमेगा, और हम ज्यादा लगाएंगे तो पुली का घूमने का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो मतलब पुली मेरा घूम रहा है वो मेरे फैक्टर और बाल्टी के दोनों फैक्टर के अनुसार घूम रहा। अगर इन केस बाल्टी जिस ताकत से नीचे लगा रहा है उतना ही ताकत अगर हम भी लगाएं, तो उस केस में क्या होगा कि बाल्टी का ना मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा ना नीचे की तरफ होगा, बाल्टी कांस्टेंट हो जाएगा रोटेशंस में। तो बाल्टी का ऊपर घूमना और नीचे घूमना डिपेंड करता है पुली का घूमना। तो पुली जैसा दिशा में घूमेगा वैसा ही दिशा में बाल्टी का भी मूवमेंट होगा, राइज या लोअरिंग। तो अगर T1 T2 इज इक्वल, इसका मतलब है कि टोटल फोर्स बेल्ट में जीरो लग रहा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, तो पुली तभी घूमेगा जब T2 इज ग्रेटर देन T1। आइदर तब इसमें क्या होगा कि बाल्टी ऊपर की तरफ घूमेगा, अदरवाइज T1 इज ग्रेटर देन T2 तो मेरा बाल्टी नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। और इसी तो इसके ऊपर जो ताकत लगाने वाला दो चीज था, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा T1 माइनस T2, यही जो फोर्स पैदा हुआ टेंशन T1 एंड T2 का डिफरेंस, यही मैग्नीट्यूड एक्सीड कर जाएगा कि हाँ इतना ही से मेरा पुली घूमेगा। एग्जांपल समझा सकते हैं। अगर बाल्टी तुमको नीचे की तरफ 30 न्यूटन काम किया और हम इसके ऊपर 50 न्यूटन काम किए, तो बाल्टी ऊपर की तरफ आएगा, तो कितने मैग्नीट्यूड से ऊपर आएगा? तो 50 माइनस 30, क्योंकि 30 नीचे काम किया 50 हम लगाए, तो 30 माइनस 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। तो ये 20 न्यूटन से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो 20 न्यूटन से ऊपर मतलब कि ये पूरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा। तो घुमाने वाला कौन है? 20 न्यूटन। ठीक है, असल यही मेरा बच गया 20 न्यूटन। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे वही चीज को जरा दिमाग में अपना रखोगे चीज को, जस्ट लाइक बाल्टी का एग्जांपल ले लो यहाँ पे। तो एक यहाँ पे T1 कोई लगा रहा है, एक T2 लगा रहा है, तो इसी का रिजल्टेंट इसके ऊपर काम करेगा। यहाँ पे फिलहाल मान लेते हैं कि T1 जो टेंशन है, मतलब ये क्लॉक पुली जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, तो जब ये ऐसा घूमेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगा कि बेल्ट के ऊपर कितना लगा। ओके, तो बेल्ट के ऊपर कितना लगा वो हम फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकली यहाँ पे हम तुमको अब करके दिखाने वाले हैं कि क्या रिजल्ट मेरा यहाँ पे तुमको आना चाहिए। नाउ छोटे सा एलिमेंट हम बात करेंगे, क्योंकि बेल्ट तो मेरा बहुत लंबा सा है, तो छोटा सा एलिमेंट जितना बेल्ट पुली के कांटेक्ट में है वो डेल थीटा के कांटेक्ट में मेरा हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं टेंशन, कि पूरा बेल्ट मेरा यहाँ तक है, लेकिन छोटा सा एलिमेंट पर फोकस करिए। जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है मेरा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। ओके, इस एलिमेंट में फोर्स लगा टेंशन। तो अगर इस केस में अब यहाँ पे T1 T2 को इग्नोर, यहाँ पे आप इस T को मानेंगे, लेट T, अब यहाँ पे T है टेंशन, टेंशन ऑन स्लेक साइड, T2 स्लेक साइड। तो इसमें इधर कितना होगा तब? ये होगा टाइट साइड में होगा मेरा। तो मतलब मान लेते हैं कि इस छोटे से डेल थीटा पर तो इसमें टेंशन ज्यादा हो गया T1, तो T प्लस डेल टी मतलब कि थोड़ा सा टेंशन इंक्रीज किया है, टाइट साइड में है। ये हो गया टेंशन इन टाइट साइड। तो टोटल फोर्स को हम जरा अब बैलेंस कर देंगे कि यहाँ पे हो गया ये कंडीशंस का फोर्स हो गया T प्लस डेल टी, ये हो गया T, ये हो गया लूज साइड, ये हो गया टाइट साइड, क्योंकि टाइट साइड का थोड़ा सा टॉर्क हम लोग इंक्रीज कर दिए।
इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, डेल थीटा बाई 2। सिंपल ज्योमेट्री मेथड, ज्योमेट्री के अनुसार अगर थीटा है तो इसका हाफ कर देंगे, तो इसका डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल थीटा बाई 2। इसको थोड़ा सा हम और साफ साफ अगर बना पाए हम, दिस म्यू इंटू आर, दिस टेंशन, डेल थीटा बाई 2, ये हो गया टी प्लस डेल टी, ये हो गया रिएक्शन। तो रिसॉल्विंग कर लेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, resolving the forces in the tangential direction। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट, जिस डायरेक्शन पे हमको सभी फोर्स को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। रेडियली भी करेंगे उसको, दोनों करेंगे हम लोग। तो म्यू इंटू आर प्लस टी कॉस डेल थीटा बाई 2, अलोंग टेंजेंशियली हम कर रहे हैं, माइनस टी प्लस डेल टी इंटू कॉस इंटू डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे म्यू इधर काम किया, टी ये इस डायरेक्शन पे थीटा का टर्म से निकाल दिए, टी प्लस डेल टी ये इधर काम किया, तो ये अपोजिट काम किया, तो माइनस कर दिए इक्वल टू। जब इसको रिसॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉर वेरी वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट ऑफ द बेल्ट, तो डेल कॉस डेल थीटा बाई 2 अप्रोक्स 1 फॉर स्मॉल एंगल। मतलब स्मॉल एंगल मतलब कि यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो बहुत छोटा एंगल पे लेंगे हम लोग, और छोटा लेंगे, जस्ट लिमिट। तो लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट पढ़े वो क्लास 11th में या सेमेस्टर 1-2 में, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम लोग। जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वो मेरा एंगल कॉस थीटा का जो लिमिट होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो जस्ट पुट, तो म्यू इंटू आर प्लस टी माइनस टी प्लस डेल टी इक्वल टू 0, तो टी कैंसिल, so change of the torque equal to nothing but the mu into r, the equation 1। coefficient of the frictions and reactions का प्रोडक्ट जो होता है वो चेंज ऑफ द टेंशन के बराबर हो जाता है। सेकेंड केस अगर हम रिसॉल्विंग कर देंगे, रिसॉल्विंग the forces in radial direction, तो रेडियल मतलब अबाउट द रेडियल डायरेक्शन, तो हम बैलेंस कर सकते हैं। यस, नॉर्मल रिएक्शन टी साइन डेल थीटा बाई 2 माइनस टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अगर इस तस्वीर को देखा जाएगा तो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, रेडियल मतलब हो गया जिसके मतलब पे एक्स एंड वाई, वाई एक्सिस पे निकालना है, तो यहाँ पे एक आर है, फिर ये जो टी का दो कंपोनेंट, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा परपेंडिकुलर, सेम इसका भी निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो वहीं पे यहाँ बैलेंस किए हैं। दिस डायरेक्शन, तो आर ऊपर की तरफ काम किया और ये दोनों नीचे का काम किया, अलोंग दी वाई डायरेक्शन, अलोंग दी वाई डायरेक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो लिमिट पुट करेंगे, लिमिट डेल थीटा अप्रोक्स टू 0, तो साइन डेल थीटा 2 इक्वल टू डेल थीटा बाई 2। लिमिट, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे कितना जगह मेरी लिमिट आर माइनस टी डेल थीटा बाई 2 माइनस टी डेल थीटा बाई 2 माइनस डेल थीटा बाई 2, जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए इक्वल टू 0।
तो ये मेरा बहुत स्मॉल एलिमेंट होगा, चेंज ऑफ द डेल टॉर्क विथ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा R इंटू डी डेल थीटा। अब यहाँ से R के वैल्यू को तुम पुट कर दो पहले वाले इक्वेशंस पे। ओके, तो पहले इक्वेशन हमारा क्या आया था, डेल टी इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो इस R को यहाँ पुट कर दो, तो डेल टी इक्वल टू म्यू टी एंड डेल थीटा। तो डेल टी बाई टी इक्वल टू म्यू डेल थीटा। एंड नाउ जस्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि अब हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा एलिमेंट पर हम लिए थे, अब हमको टोटल बेल्ट पे निकालना होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे। तो फ्रॉम T2 to T1, ओके, द एंगल 0 to थीटा, थीटा मतलब टोटल कितना एंगल कांटेक्ट है, मतलब लैप एंगल कितना इसके साथ है, तो 0 से लेके थीटा 180 तक हो सकता है, ओके, मैक्सिमम, उससे ऊपर हो सकता है, डिपेंड करता है क्रॉस है या हमें ओपन है। तो नाउ सॉल्व इट, तो log e t1 by t2 minus mu theta. So therefore the t1 in the term of the exponential t1 by t2 equal to mu theta. This is our basic equation for the belt. बेल्ट टेंशन रेशियो, इसको बोलते हैं बेल्ट टेंशन रेशियो। तो टॉर्क कितना काम करेगा, टॉर्क इन बेल्ट टी T1 minus T2 into R, R मतलब रेडियस ऑफ द पूल। तो ये होगा टोटल टॉर्क, ये टेंशन T1 T2, T1 is greater than T2 into R। तो जब पुली काम करता है तो यहाँ पे ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2, इस दोनों के डिफरेंस से ही इसका रेडियस R पर ये काम करेगा और इसको रोटेट करेगा, ओके। अगर T2 मेरा बड़ा हो जाए, इन केस T2 इज ग्रेटर देन T1, तो नेगेटिव आ जाएगा इसका रिजल्ट। अगर नेगेटिव आएगा तो कि ये क्लॉकवाइज नहीं, ये दूसरे डायरेक्शन की तरफ घूम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल T1 इज ग्रेटर देन, तो T1 बड़ा है तो ये T1 क्या करेगा, तो इसको इस डायरेक्शन पे घुमाएगा। T2 बड़ा है तो इसको इस डायरेक्शन पे घुमाएगा, ओके। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या चलता है, टेंशन बाय दिस रेडियस, तो T2 इंटू आर, ये इधर घुमाएगा, ओके। तो ये हो गया मेरा दोनों के बीच का इक्वेशन, जो कि तुमके दो बेल्ट सो एक बेल्ट और दो पुली दिया रहेगा तो इसके बीच का है। तो नाउ अब एक बेल्ट है, एक बेल्ट यहाँ है, ये थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा मान लेते हैं। तो पावर कितना ट्रांसमिट कर सकता है, पावर, तो पावर का तो फॉर्मूला हमने देखा है कि पावर ट्रांसमिटेड थ्रू बेल्ट, तो P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू बेल्ट, velocity into belt, the velocity of belt, the velocity belt का velocity क्या होगा, velocity of belt मतलब velocity मतलब belt किस velocity से मेरा चलेगा, जब उसको देख लेते हैं हम लोग हैं। तो नाउ इसके लिए भी हम एक तस्वीर यहाँ से उठाते हैं, मतलब मान लेते हैं एक ड्राइवर पुली ये हुआ और दूसरा ड्राइवर पुली ये हो गया, तो इसका अगर डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है, और इसका N1 आरपीएम से ये घूम रहा है, ये N2 आरपीएम से मेरा ये घूम रहा है, ओके, मतलब रोटेशंस ऑफ द बेल्ट।
तो पावर stem in odd belt. So T into angular velocity of 1 and T to angular velocity of 2. Okay. And angular velocity equals to what? 2 pi n by 60. ये हो गया रेडियन पर सेकेंड में, ये हो गया रोटेशनल मतलब आरपीएम में। तो यहाँ पे जो जो T1 है वो T1 शो कर रहा है इसका टोटल, यहाँ का जो T1 होगा और जो यहाँ का जो T2 होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट जिसके ऊपर जो टॉर्क लगा, ओके, इसका रिजल्टेंट T1 एंड T2। यहाँ पे तुमको T रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पर हटा के इसको हम लोग सिंपली T कर सकते हैं, ये चीज। तो T फॉर दिस एंगुलर वेलोसिटी omega 1 into torque in the first pulleys. So velocity is equal to nothing but omega into r. Okay, तो v is equal to omega के यहाँ पे जो रोटेट कर रहा है तो ये हो गया वेलोसिटीज एंगुलर वेलोसिटी इंटू r, तो 2 पाई n by 60 इंटू r, तो r को 2 से मल्टीप्लाई करके तो में d निकल जाएगा, तो पाई एन d by 60। तो d मतलब डायमीटर्स, यहाँ से d को हटा के यहाँ पे सिंबल d कर देते हैं, d1। तो ये में निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पाई एंड d1 बाई 60 सिंपली। ओके, तो ये मेरा तुमको वेलोसिटी ऑफ निकल गया ऑफ बेल्ट का। नेक्स्ट डे हम इसका लेंथ को कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि कितना टोटल लेंथ, इसके ऊपर कितना लेंथ जाएगा, कितना इसके ऊपर लेंथ हमें बेल्ट को लेंथ देना पड़ेगा। अगर डायमीटर्स जैसे इसमें टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट कितना होगा, लेंथ ऑफ बेल्ट, तो अगर डायमीटर इसका d1 है, इसका डायमीटर d2 दिया हुआ है, तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ होगा, मान लेते c, तो कितने लेंथ का हमें बेल्ट से लेना पड़ेगा ताकि ये इसके ऊपर से ये आराम से जा सके। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट हमें दिखाना होगा, इसके लिए तुम लोग को कुछ कुछ एक्वेशंस जानना पड़ेगा, जिसके बाइनोमियल, घर में जाके बाइनोमियल थ्योरम मैथ का पार्ट है, ये पढ़ लेना होगा बाइनोमियल थ्योरम। तो ये थ्योरम पढ़ लोगे तब इसमें मैथमेटिकली इसमें यूज होगा बाद में, ठीक है ना। तो इसलिए इस बाइनोमियल थ्योरम को तुम अपना पढ़ लोगे बाद में, ताकि जब हम इसको एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये चीज आएगा तो दिक्कत नहीं होना तो होगा तुम लोग को फिर। तो कल हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट पर, और प्लस हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे इसके ऊपर भी एक हम न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। हम तो क्लास को यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। सर हाँ सर, क्रॉस बेल्ट को हम लोग ज्यादा मतलब जैसे ओपन बेल्ट है उसकी जगह पर हम लोग क्रॉस बेल्ट ज्यादा मात्रा यूज कर सकते हैं, मतलब मीन्स बहुत सारे इंजन क्रॉस बेल्ट यूज कर सकते हैं। ये सोच के देखो, अगर उसका बेनिफिट तो है तो बेनिफिट तो तुम्हारे यहाँ पे है कि यहाँ पे कांटेक्ट ज्यादा है, लेकिन लेंथ ऑफ बेल्ट भी ज्यादा लग जाएगा तुम्हारा, लेंथ ऑफ बेल्ट वो तुम्हारा ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लैपिंग कर रहा है, इसके तुलना में इसमें लेंथ, बेल्ट का लेंथ ज्यादा लगेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो कि जो क्रॉस यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस